वेलकम टू एआई पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के 19 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। और हाँ, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपका फीडबैक और सजेशंस हमें और बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। बिल्कुल। और आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, ये सच में दुनिया के सबसे बर्निंग इश्यूज पर होने वाला है। हमारा एनालिसिस आज किसी एक टॉपिक तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सही कहा आपने। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी से शुरुआत करने वाले हैं। अब देखिए, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी बाल्टी का जिसमें एक बहुत बड़ा छेद है। अच्छा, एक लीकी बकेट। हाँ, एक लीकी बकेट। हम उस बाल्टी को भरने के लिए दुनिया भर से महंगा तेल और खाद खरीद कर डाल रहे हैं और वो सब उस छेद से लगातार बह रहा है। वही तो, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि आज की हमारी ग्लोबल इकोनॉमी और भारत की स्थिति का एक कड़वा सच है। एग्जैक्टली। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट का युद्ध, स्पेशली ईरान और इजराइल का जो मैटर है, वो सीधे हमारी नौकरियों को कैसे खा रहा है और भारत इस लीकी बकेट को ठीक करने के लिए क्या नई कूटनीति यानी डिप्लोमेसी यूज कर रहा है। और साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्टोरिकल बयान पर भी बात करेंगे जो यूएपीए पर आया है, जो कि हमारे इंटरनल जस्टिस सिस्टम की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो शुरुआत करते हैं उस लीकी बकेट वाली स्थिति से। आजकल खबरों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट्स रोज छाए रहते हैं, लेकिन एक आम भारतीय के लिए इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलदम्रु मध्य से गुजरता है। और अभी खबर ये है कि ईरान ने एक नई संस्था बना दी है स्ट्रेट को कंट्रोल करना और वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलना है। वेट, अगर ये स्ट्रेट बंद होता है या वहां टैक्स लगता है तो भारत पर इसका तुरंत क्या असर होगा? हमारे पास तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है ना, जिसको हम एसपीआर कहते हैं। एसपीआर का नाम सुनकर लगता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। भारत के एसपीआर में इस वक्त सिर्फ 36.7 से 39 मिलियन बैरल्स का ही स्टॉक है। बस इतना ही? ये तो मतलब हमारी रोजाना की खपत कितनी है? हमारी रोजाना की खपत लगभग 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो ये रिजर्व सिर्फ 7 दिन के लिए काफी है। सिर्फ 7 दिन? ये नंबर सच में हैरान करने वाले हैं। मतलब हम इतने वल्नरेबल हैं? हाँ, भले ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज का इन्वेंट्री मिलाकर ये फिगर 70 दिन तक पहुंचता, लेकिन अगर हम अमेरिका या चाइना से कंपेयर करें ना, तो उनके पास महीनों का मैसिव बैकअप होता है। वही तो मैं सोच रहा था। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोटिव मार्केट हैं, फिर भी हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल बैकअप पिछले 30 सालों में उस अनुपात में बढ़ा ही नहीं। और इसका नतीजा ये है कि हमारी इकोनॉमी हमेशा ग्लोबल शॉक्स के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाती है। अगर हम इतने ही वल्नरेबल हैं, तो क्या हमने इस गैप को भरने की कोई कोशिश नहीं की? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के जो नए आंकड़े आए हैं, उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा रिकॉर्ड $333 बिलियन तक पहुंच गया है। बिल्कुल। और हमारे टोटल इंपोर्ट्स $775 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। ऐसे में जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो ये घाटा तो और भी भयानक रूप ले लेगा। वही ना। और इसी भारी भरकम इंपोर्ट बिल का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री ने पब्लिकली ऑस्टेरिटी यानी किफायत बरतने की अपील की है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। उन्होंने साफ कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल और नॉन एसेंशियल सोने की खरीद को कम किया जाए। हाँ, पिछले साल हमने लगभग $90 बिलियन का तो सिर्फ सोना और चांदी ही इंपोर्ट किया था। एग्जैक्टली। और सरकार अब अपने पीएसयू, बैंक्स और इंश्योरर्स के फॉरेन ट्रैवल पर भी कटबैक्स लगा रही है। लेकिन एक और बड़ा क्राइसिस है जिस पर कम बात होती है। कौन सा क्राइसिस? फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का क्राइसिस। हमारी लीकी बकेट का एक बहुत बड़ा छेद ये भी है। ओह हाँ, मैंने पढ़ा था कि 2026-27 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल 70,000 करोड़ बढ़कर लगभग 2.41 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ग्लोबल क्राइसिस का यूरिया से सीधा क्या लेना देना है? नेचुरल गैस से कनेक्शन है ना इसका? बिल्कुल। यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत होती है, और जब जियोपॉलिटिक्स की वजह से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल भी आसमान छूने लगता है। तो इस फर्टिलाइजर ट्रैप से निकलने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार अब दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर जोर दे रही है,
जिसका लक्ष्य 350 लाख टन दालों का उत्पादन करना है। लेकिन एक मिनट, दाल उगाने से यूरिया का इंपोर्ट कैसे कम होगा? ये कनेक्शन थोड़ा टेक्निकल लग रहा है मुझे। असल में इसके पीछे बहुत सिंपल साइंस है। दाल यानी पल्सेस के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सीधे खींचकर मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब मिट्टी नेचुरली चार्ज हो जाती है। के लिए अलग से सिंथेटिक यूरिया छिड़कना पड़ता है। लेकिन अगर पल्स सीरियल क्रॉप रोटेशन किया जाए, यानी एक फसल दाल की और अगली फसल गेहूं की। एग्जैक्टली, तो मिट्टी में पहले से ही नेचुरल नाइट्रोजन मौजूद रहता है। इस प्रोसेस से सिंथेटिक यूरिया की जरूरत लगभग 90% तक कम हो सकती है। वाह, ये मैकेनिज्म सुनने में तो परफेक्ट लगता है। एक फसल से मिट्टी चार्ज हो गई और दूसरी फसल ने उसका फायदा उठा लिया। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अगर ये इतना ही फायदेमंद है तो सभी किसान दाल क्यों नहीं उगा रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अप्रैल 2026 के डेटा के मुताबिक पल्सेस की सोइंग में तो सिर्फ 1.26% की ही ग्रोथ हुई है। वही तो, इतनी कम ग्रोथ क्यों है? क्योंकि यहाँ आकर पॉलिसीज और इकोनॉमिक्स आपस में टकरा जाते हैं। किसान अभी भी चावल और गेहूं उगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की गारंटी और पक्की सरकारी खरीद होती है। बिल्कुल सही। दाल उगाने में वेदर का रिस्क ज्यादा है और सरकारी खरीद का सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। जब तक किसानों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, वो अपना क्रॉप पैटर्न नहीं बदलेंगे। समझ गया। और इसका नतीजा ये है कि यूरिया की डिमांड वैसी की वैसी ही है और इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। और इसके आर्थिक असर को हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ की हाल ही की रिपोर्ट में साफ देख सकते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट तो शायद एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स के बारे में होती है। इसमें एनर्जी और फर्टिलाइजर का जिक्र कहाँ से आ गया? वही कनेक्शन तो सबसे डरावना है। आईएलओ की मई 2026 की एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स रिपोर्ट में एस्टिमेट किया गया है कि अगर फ्यूल और फर्टिलाइजर की कीमतें ऐसे ही 50% ऊपर रहती हैं तो दुनिया भर में 38 मिलियन यानी 3.8 करोड़ फुल टाइम जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी। हाँ, और लगभग 5 मिलियन लोग तो डायरेक्ट अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। जब एग्रीकल्चर में इनपुट कॉस्ट बढ़ता है ना, तो रूरल लाइवलीहुड सीधे तौर पर तबाह होते हैं। फैक्ट्री का उत्पादन महंगा होता है और कंपनियां लोगों को निकालने लगती हैं। मतलब इस लीकी बकेट का असर सिर्फ सरकार के खजाने पर ही नहीं, आम इंसान की नौकरियों पर भी पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट है। एग्जैक्टली। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स फेल हो रहे हैं, तो भारत को अपने सर्वाइवल के लिए नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ रही हैं। यहीं पर रोल आता है हमारी नई और अग्रेसिव डिप्लोमेसी का। हम अब सिर्फ बाहर से सामान नहीं खरीद रहे, हम एक्चुअल पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि हाल ही में नॉर्वे के ओस्लो में पीएम मोदी और नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोर के बीच जो मीटिंग हुई थी। हाँ, उन दोनों देशों ने अपने रिश्तों को ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया है ना। हाँ, और इसके साथ ही EFTA ब्लॉक, जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन और नॉर्वे शामिल हैं, उसके एग्रीमेंट्स के तहत भारत में अगले कुछ सालों में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाने का लक्ष्य है। और साथ में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का भी टारगेट है। नॉर्वे ग्रीन टेक्नोलॉजी, विंड एनर्जी और शिपिंग में बहुत आगे है। सही कहा। और भारत को अपने एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ऐसे ही रिलायबल पार्टनर्स की जरूरत है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है मुझे। एक तरफ हम नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नॉर्वे ने भारत को रशियन ऑयल के ऑल्टरनेटिव के तौर पर अपना ऑयल और गैस ऑफर किया है। हाँ, ये ऑफर उन्होंने जरूर दिया है। और नॉर्वे के पीएम ने वहाँ ट्रेड वेपनाइजेशन के खिलाफ एक चेतावनी भी दी। तो नॉर्वे जो खुद ग्रीन एनर्जी चैंपियन बनता है, वो हमें तेल बेचना चाहता है। और ये ट्रेड वेपनाइजेशन का इशारा सीधा सीधा किसके लिए था? ये कॉन्ट्रडिक्शन ही तो जियोपॉलिटिक्स का असली चेहरा है। ट्रेड वेपनाइजेशन वाला कमेंट सीधे तौर पर रशिया और चाइना के लिए था। अच्छा, जैसे रशिया ने यूक्रेन वॉर के दौरान अपनी एनर्जी सप्लाईज को यूरोप के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। बिल्कुल वही। और चाइना भी तो अक्सर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करके दूसरे देशों पर दबाव बनाता है। तो नॉर्वे का ऑफर बहुत क्लियर है कि अगर आपको फॉसिल फ्यूल्स चाहिए ही तो उन देशों पर निर्भर मत रहिए जो सप्लाई को हथियार बना सकते हैं। एग्जैक्टली। उनका कहना है कि हमारी डेमोक्रेटिक सप्लाई चेन का हिस्सा बनिए।
लेकिन जहां तक कमर्शियल वायबिलिटी की बात है, इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का रुख एकदम साफ है कि अगर रशियन ऑयल डिस्काउंटेड रेट पर मिलता रहेगा तो ओएमसीज वहीं से खरीदेंगे। बिजनेस इज बिजनेस। सही पकड़ा आपने। नॉर्वे को एक बैकअप पार्टनर और लॉन्ग टर्म ग्रीन टेक प्रोवाइडर की तरह पोजीशन किया जा रहा है। तो हम बेसिकली अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं और रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ग्रीन एनर्जी तक सीमित नहीं है। अगर हम साउथ कोरिया के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स को देखें तो वहां भी यही पैटर्न है। हाँ, पहले हम उनसे सिर्फ K9 वज्रा तोपें खरीदते थे, लेकिन अब ये रिश्ता खरीद फरोख्त से काफी आगे निकल गया है। अब हम को डेवलपमेंट के फेज में आ गए हैं। कोर डेवलपमेंट यानी अब हम मिलकर वेपन्स बनाएंगे। बिल्कुल। हानवा ओशन जैसी मेजर साउथ कोरियन कंपनीज के साथ मिलकर अब भारत में एडवांस सबमरीन्स बनाने पर बात चल रही है, और KF-21 और FA-50 फाइटर जेट्स की स्टेल्थ और एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी को शेयर करने पर भी एग्रीमेंट हो रहा है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और मैंने किंडेक्स के बारे में भी पढ़ा था, कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर। ये किंडेक्स आखिर कैसे काम करता है? ये उन आम डिफेंस एग्रीमेंट से अलग कैसे है? देखिए, आमतौर पर डिफेंस डील्स में सरकारें सालों तक नेगोशिएट करती हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, लेकिन डिफेंस एक्सेलरेटर एक मॉडर्न अप्रोच है जिसमें दोनों देशों की सरकारें सीधे अपने प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स को जोड़ने का काम करती हैं। एग्जैक्टली। अगर एक देश के स्टार्टअप ने कोई एडवांस AI ड्रोन स्वॉर्मिंग टेक्नोलॉजी बनाई है और दूसरे ने उसकी बैटरी डिजाइन की है, तो किंडेक्स उन्हें जॉइंट R&D और फंडिंग देगा। ओह वाओ, इससे तो मिलिट्री टेक का डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक हो जाएगा और हमारी जो इंपोर्ट पर निर्भरता है वो कम होगी। बिल्कुल सही। अब स्टार्टअप्स की बात आई है तो इटली में जो हाल ही में स्पेस डिप्लोमेसी हुई है उसका जिक्र तो बनता ही है। इटली के वेलिस में स्पेस मीटिंग्स विनेटो 2026 का आयोजन हुआ था। हाँ, और इस बार भारत के 9 स्पेस टेक स्टार्टअप्स ने वहां IN स्पेस के नेतृत्व में हिस्सा लिया, जैसे केपलर एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस और एस्ट्रोगेट। जिसमें से केपलर ने तो इटली की अपोजियो स्पेस के साथ ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस यानी GSS के लिए एक बड़ा अग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन ये GSS आखिर काम कैसे करता है? GSS को आप क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह समझिए। पहले कंपनियां अपने सर्वर खुद लगाती थीं, लेकिन अब वो क्लाउड पर स्टोरेज रेंट पर लेती हैं ना। हाँ, जैसे हम AWS या गूगल क्लाउड यूज करते हैं। एग्जैक्टली। स्पेस में भी जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उसे जमीन पर डेटा भेजने के लिए बड़े बड़े एंटेनाज और ग्राउंड स्टेशंस चाहिए होते हैं। हाँ। अब हर कंपनी पूरी दुनिया में अपने खुद के डिश तो नहीं लगा सकती ना। हाँ, वो तो बहुत महंगा और इम्प्रैक्टिकल पड़ेगा। तो GS का मतलब है कि केपला एरोस्पेस जैसी कंपनियां दुनिया भर में ग्राउंड स्टेशंस का एक नेटवर्क बनाएंगी। फिर इटली की या किसी और देश की सैटेलाइट जब इन स्टेशंस के ऊपर से गुजरेगी तो वो डेटा रिसीव करने के लिए इन स्टेशंस को रेंट पर ले सकती है। ये तो सच में भारत के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हम अब बस सर्विस लेने वाले नहीं बल्कि दुनिया को हाईटेक स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले बन रहे हैं। बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है, लेकिन देश के अंदर की सिचुएशन का क्या? सही सवाल। जब तक देश के अंदर स्टेबिलिटी और मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तब तक इन सब एक्सटर्नल पॉलिसीज का असर पूरा नहीं होता। वही ना। और इसी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस यानी वन नेशन वन इलेक्शन का बड़ा पुश चल रहा है। हाँ, जिसके लिए सरकार को अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के टर्म एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। हाँ, और ये टर्म एडजस्टमेंट्स का मुद्दा डोमेस्टिक पॉलिसी का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट होने वाला है। इसके पीछे भी मुख्य कारण वही इकोनॉमी ही है। बार बार चुनाव होने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुके रहते हैं और हजारों करोड़ रुपए इलेक्शन लॉजिस्टिक्स में खर्च हो जाते हैं। खैर, एक तरफ हम गवर्नेंस को स्मूथ और फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी में भी हाल ही में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। आप उस एंटी नक्सल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर से ऐलान किया है कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जो 31 मार्च की डेडलाइन रखी गई थी उसको सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया है। लेकिन कई दशकों पुराना ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर अचानक खत्म कैसे हुआ? ये अचानक या एक रात में नहीं हुआ। इसके पीछे एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यानी बहुआयामी रणनीति लगातार काम कर रही थी। सिर्फ CRPF और स्टेट पुलिस की गन्स और ऑपरेशंस इसका अकेला कारण नहीं है। तो और क्या फैक्टर्स थे इसमें? सरकार ने पिछले कुछ सालों में डीप फॉरेस्ट्स में मोबाइल टावर्स लगाए हैं, पक्की सड़कें बनाई हैं और बेसिक आर्थिक सुविधाएं वहां पहुंचाई हैं,
जब डेवलपमेंट उन जगहों पर पहुंचा जहां पे पहले सिर्फ नक्सलियों का राज चलता था, तो उनका रिक्रूटमेंट नेटवर्क टूट गया। उनका आइडियोलॉजिकल बेस ही खत्म हो गया होगा। और गृह मंत्री ने ये प्रॉमिस भी किया है कि अगले 3 से 5 साल में बस्तर के डेवलपमेंट को पूरी तरह से रिस्टोर किया जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो कड़े कानून बनाए जाते हैं उनका असर आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी तो पड़ता है। आपका इशारा यूएपीए की तरफ है, क्योंकि यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए और बेल को लेकर जो हाल ही में फैसला दिया है, उसने एक नई बहस शुरू कर दी है। हाँ, जस्टिस BV नागारत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयन की बेंच ने यूएपीए के सेक्शन 43D5 पर कड़ी टिप्पणी की है। ये सेक्शन अपने आप में एक ट्रैप जैसा काम करता है। ये सेक्शन आखिर लोगों को कानूनी तौर पर ट्रैप कैसे करता है? देखिए, आम क्रिमिनल लॉज में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको बेल मिलना उसका एक अधिकार होता है, जब तक कि उसके देश छोड़कर भागने का या सबूत मिटाने का बड़ा रिस्क ना हो। हाँ, वो जनरल रूल होता। लेकिन यूएपीए में बेल के वक्त जज को सिर्फ पुलिस की चार्जशीट को प्रिमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया देखना होता है। अगर पुलिस की लिखी हुई कहानी शुरुआती तौर पर सच लगती है तो जज बेल डिनाई कर सकता है। वेट, मतलब बेल स्टेज पर जज डीप एविडेंस या विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन की एनालिसिस नहीं कर सकता? एग्जैक्टली, जज डिटेल में जा ही नहीं सकता उस वक्त। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पुलिस ने चार्जशीट में कुछ संगीन आरोप लगा दिए तो ट्रायल शुरू होने से पहले ही आदमी सालों तक जेल में फंस जाएगा। इस हिसाब से तो प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाता है। बिल्कुल, और कोर्ट ने ठीक इसी बात को हाईलाइट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने KA नजीब केस का हवाला देते हुए साफ कहा कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन का सिद्धांत यूएपीए में भी लागू होना चाहिए। हाँ, और जस्टिस भुयान ने भी मेंशन किया कि प्री ट्रायल डिटेंशन यानी मुकदमा शुरू होने से पहले ही सालों तक कैद में रखना अपने आप में एक सजा बन चुका है। सही कहा, किसी भी स्टैट्यूटरी कानून का कोई भी सेक्शन हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम के केसेस में भी बेल डिनाई किए जाने पर भी सीरियस रिजर्वेशन जाहिर किए हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या इस रूलिंग से सच में कुछ बदलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी KA नजीब केस में ये बोल चुकी है कि लंबी डिले होने पर बेल मिलनी चाहिए। हाँ, वो प्रेसिडेंट तो पहले से है। फिर भी हम देखते हैं कि लोअर कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स यूएपीए केसेस में बेल देने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि कानून की भाषा ही ऐसी है। क्या ये नया फैसला सिर्फ एक टेक्निकल डिबेट बनकर रह जाएगा या अंडर ट्रायल्स को सच में राहत मिलेगी? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। ये सच है कि लोअर कोर्ट्स अक्सर नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में रिस्क लेने से बचते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस नई और कड़ी टिप्पणी ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक स्ट्रॉन्ग पुश दिया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को इस ड्रैकोनियन प्रोविजन को मेल्ट डाउन करने का एक क्लियर निर्देश मिल गया है। एग्जैक्टली। अगर हाई कोर्ट्स इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट तौर पर इन्फोर्स करना शुरू करें तो पुलिस को सिर्फ प्राइमा फेशा आरोप लगाकर किसी को लंबे समय तक जेल में रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। स्टेट सिक्योरिटी और पर्सनल लिबर्टी के बीच यही बैलेंस एक हेल्दी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी निशानी है। कानून, कूटनीति और इकोनॉमिक्स, ये सब इंसान के बनाए हुए सिस्टम हैं जो नेशनल बॉर्डर्स के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कुछ खतरे ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्लियामेंट, किसी यूएपीए या किसी ट्रेड एग्रीमेंट की परवाह नहीं करते। आप एनवायरनमेंट और हेल्थ के खतरों की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, साइंस और हेल्थ के खतरे बॉर्डर्स नहीं देखते हैं। WHO ने हाल ही में इबोला को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उगांडा में इबोला के बुंडीबुगियो वायरस स्ट्रेन के आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया गया है, जिससे PHEIC कहते हैं। और ये WHO का सबसे बड़ा अलर्ट लेवल होता है। ये अलर्ट तभी लगाया जाता है जब कोई बीमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके ग्लोबल हेल्थ रिस्क बन सकती है। इसका मेन मकसद क्या होता है? सिर्फ वार्निंग देना? नहीं, इसका मकसद होता है दुनिया भर की सरकारों और मेडिकल रिसोर्सेज को तुरंत मोबिलाइज करना, ताकि आउटब्रेक को उसके एपिसेंटर पर ही रोका जा सके। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑफिशियली कहा है कि भारत में इस वक्त इबोला का रिस्क मिनिमल है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मिनिमल रिस्क सुनकर हमें सच में रिलैक्स हो जाना चाहिए? और हमें रिस्क बहुत मिनिमल लग रहा था। क्या बॉर्डर्स पर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस जरूरी नहीं है? आपने जो कोविड वाला रेफरेंस दिया ना, वो बिल्कुल पॉइंट पर है।
पब्लिक हेल्थ में कंप्लेसेंसी यानी असंतुष्टि सबसे बड़ा खतरा होती है। देखिए, मिनिमल रिस्क का मतलब जीरो रिस्क कभी नहीं होता। सही बात है। हालांकि एबोला कोविड की तरह हवा से नहीं फैलता, ये बॉडीली फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसका स्प्रेड थोड़ा स्लो जरूर होता है। लेकिन आजकल मॉडर्न एविएशन की वजह से कोई भी इन्फेक्टेड इंसान 24 आवर्स के अंदर डीआरसी से दिल्ली या मुंबई लैंड कर सकता है। वही तो सबसे बड़ा डर है। इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने एंट्री पॉइंट्स और एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग और थर्मल स्क्रीनिंग बढ़ा दी है। और जैसा कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, हमारा सर्वेलेंस मैकेनिज्म हमेशा ऑलवेज ऑन मोड में रहना चाहिए। इमरजेंसी आने पर सिस्टम बनाना लेट हो जाता है। एकदम ठीक कहा। और एनवायरनमेंट की इसी दुनिया में एक और खबर है जो उतनी चर्चा में तो नहीं आती, लेकिन साइंस का एक चमत्कार है। मैं पेंगोलिन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पेंगोलियंस, ये दुनिया के सबसे ज्यादा स्मगल होने वाले मैमल्स हैं। इनके स्केल्स यानी इनके शल्कों के लिए पूरे एशिया और अफ्रीका में इनका बेरहमी से शिकार होता है। लेकिन अब इनकी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए साइंटिस्ट नेचर के लिए सीएसआई एजेंट्स बन गए हैं। उन्होंने जीनोमिक मैपिंग का सहारा लिया है। ये मॉडर्न कंजर्वेशन जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पहले क्या होता था कि जब किसी पोर्ट या एयरपोर्ट पर स्मगलर्स के पास से पैंगोलिन के स्केल्स पकड़े जाते थे, तो उन्हें देखकर ये बताना नामुमकिन होता था कि इन बेचारे जानवरों को अफ्रीका या एशिया के किस जंगल में मारा गया है। और ऊपर से धूप में सुखाने या केमिकल से प्रोसेस होने के बाद उन स्केल्स का डीएनए तो लगभग डिग्रेड यानी पूरी तरह से खराब हो चुका होता था ना। वही तो सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन अब इस डिग्रेडेड डीएनए से भी साइंटिस्ट पोचिंग साइट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? वो लोग एक्चुअली ये करते कैसे हैं? देखिए, भले ही डीएनए का ज्यादा हिस्सा डिग्रेड हो जाए, लेकिन साइंटिस्ट ने पेंगोलिन के डीएनए में कुछ खास जेनेटिक मार्कर्स ढूंढ निकाले हैं जिन्हें एसएनपीज कहा जाता है। एसएनपीज यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स सिग्नेचर्स खराब सैंपल्स में भी बचे रहते हैं। और दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने वाइल्ड पेंगोलिन्स की अलग-अलग पॉपुलेशंस का एक पूरा जियोस्पेशियल जेनेटिक मैप पहले से तैयार कर लिया है। अच्छा, तो अब कॉन्फिस्केटेड स्केल्स के एसएनआईपीज को उस मास्टर मैप से मैच किया जाता होगा? बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी क्राइम सीन से मिले पार्शियल फिंगरप्रिंट को एफबीआई के नेशनल डेटाबेस से मैच करना। इस टेक्निक से अथॉरिटीज एकदम सटीक पता लगा सकती हैं कि शिकार किस स्पेसिफिक फॉरेस्ट रिजर्व में हुआ था। वाह, और फिर वहां पर टारगेटेड एंटी पोचिंग पेट्रोल्स भेजे जा सकते हैं। मतलब एक टूटे हुए डीएनए सैंपल से सीधा उस जंगल तक पहुंचना, ये साइंस का सच में बेहतरीन इस्तेमाल है। हाँ, नेचर कंजर्वेशन अब सिर्फ गन्स और गार्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, अब डेटा और जेनेटिक्स फ्रंटलाइन पर है। तो देखा जाए तो आज हमने जियोपॉलिटिक्स से लेकर मिट्टी की केमिस्ट्री और डीएनए मैपिंग तक का बहुत ही लंबा सफर तय किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक होते तेल के जहाज या इंडिया की ट्रेड डेफिसिट की वो लीकी बकेट जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। और उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी और दलहन मिशन के एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री को भी हमने समझा। हाँ, साथ ही नॉर्वे और साउथ कोरिया के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी का बैकअप प्लान, बस्तर में इंटरनल सिक्योरिटी के पॉजिटिव रिजल्ट्स, सुप्रीम कोर्ट का यूएपीए पर लिबर्टी का स्टैंड, इबोला का लूमिंग रिस्क और अंत में एक पेंगोलिन के डीएनए की सीएसआई स्टाइल इन्वेस्टिगेशन। ये सब चीजें क्लियर दिखाती हैं कि दुनिया का हर हिस्सा कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इकोनॉमी हो या इकोलॉजी, सबका आपस में लिंक है। और इससे जुड़े हुए नेट में ना एक आखिरी थ्रेड है जिसको टच करना बहुत जरूरी है। आज हमने अपने ट्रेड डेफिसिट और क्रूड ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भरता की बात की। लीकी बकेट वाली इस स्थिति से बचने के लिए भारत ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज को तेजी से अपना रहा है। हाँ, हम नॉर्वे के साथ नई पार्टनरशिप्स भी तो बना रहे हैं ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर हमेशा के लिए डिपेंड ना रहे। सही है, लेकिन हाल ही में आए डेटा के एक पैटर्न पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कौन सा डेटा? कुछ अलार्मिंग है क्या? डेटा ये दिखाता है कि 2025-26 में भारत में ईवीज और रिन्यूएबल ग्रिड्स के लिए जरूरी लिथियम आयन बैटरीज और एक्यूमुलेटर्स का इंपोर्ट सीधे 50% तक बढ़ गया है। इस मैसिव जंप को अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक बहुत गहरा सवाल उठता है। ओह, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। यानी क्या हम सच में आत्मनिर्भर हो रहे हैं या फिर हमारी बाल्टी का छेद बंद नहीं हुआ है, हमने बस बाल्टी ही बदल ली है? एग्जैक्टली।
एक ऐसी निर्भरता जो पहले कच्चे तेल पर थी, उसको छोड़कर अब हम दूसरी निर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी लिथियम आयन बैटरीज के इंपोर्ट पर। और इसकी सप्लाई चेन फिर से जियोपॉलिटिक्स और कुछ देशों के मोनोपोली का शिकार हो सकती है। ये सच में बहुत बड़ा पॉइंट है। जब तक हम डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे साउथ कोरिया के साथ वो काइंड एक्स पार्टनरशिप थी उसको फुल्ली रियलाइज नहीं करते, तब तक एक डिपेंडेंसी खत्म होगी और दूसरी शुरू हो जाएगी। और यही आज का वो प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। हमारा ट्रांजिशन सच्चा होना चाहिए, इम्पोर्टेड नहीं। इस सच में सोचने पर मजबूर करने वाला पॉइंट है। हमारी वल्नरेबिलिटी खत्म नहीं हुई है, उसने बस अपना रूप बदला है। श्रोताओं के लिए ये एक ऐसी दिशा है जिस पर खुद रिसर्च की जा सकती है और कमेंट किया जा सकता है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और ऐसी ही गहरी एनालिसिस के साथ मुलाकात होगी। तब तक कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।